हेलो। हाँ जी सर। हाँ, पूनम मैडम है। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, अभी कैसे उन्होंने घर से स्टार्ट के लिए अभी वो नहीं हो तो जब चैट वैट शुरू हुई थी बच्चों की भी आनी। सर आपकी ना आवाज बहुत ब्रेक होके आ रही है। आवाज। आज जैसे सिग्नल वीक हो ना, ऐसे ब्रेक होके आ रही है। अच्छा, आवाज ब्रेक होके आ रही है मेरी। अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है सर। अच्छा, ठीक है। अब ठीक है ना साउंड आवाज है? बीच बीच में जा रही है सर। सर आप ना या तो फिर थोड़ी देर में वीडियो बंद करना, मेरे को लग रहा है आपके सिग्नल वीक हो रहे हैं। आवाज कट रही है, थोड़ी देर आप बोलोगे ना, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको बता दूंगी। हाँ, ठीक है, ठीक बता है। देना। जी सर। मैं ये चेक करा रहा हूँ जरा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अब ठीक आ रही है मैडम। हाँ जी सर, अभी तो आ रही है। ठीक है, ठीक है। अभी मोहन जी से बात करें। हाँ, मोहन जी सुन पा रहे हैं क्या हमें? मोहन सर। आप मोहन सर सुन पा रहे हैं क्या? सर चैट बॉक्स में मैसेज आ रहा है कि सेशन स्टार्ट कर दें 2:30। आप ऑल करके, हाँ एक बार चैट देख लीजिए आप। चेक नहीं आ रही है। हाँ, सर सर बोल रहे हैं स्टार्ट करें। हाँ जी कर दीजिए सर, 2:30 हो गया। हाँ। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले जो आपके से पहली क्लास थी उसमें दो डाउट्स बच्चों ने हमसे पूछे थे। एक स्टूडेंट्स का नाम है ईशा वाधवान। तो इन्होंने एक डाउट रेज किया था, पूछा था हमसे कि जनसंख्या एक संसाधन के रूप में कैसे है। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करें। तो प्यारे बच्चों, जनसंख्या किसी देश के संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं। वही इन संसाधनों की योजना बनाते हैं। इन्हीं की मदद से वो देश का विकास करते हैं। तो संसाधन जब तक संसाधन नहीं हो सकते जब तक उसको इस्तेमाल करने वाले लोग ना हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या स्वयं अपने आप में किसी देश का संसाधन है। दूसरी बात यह कि जिस देश में जनसंख्या जितनी स्किल्ड होगी, जितनी कौशल प्रदान होगी, उतने ही वो लोग तरक्की ज्यादा करते हैं। तीसरी बात यह कि विश्व स्तर पर जनसंख्या या किसी देश के निवासी ही उसकी देश की पहचान कराते हैं। एग्जाम्पल दे के हमने आपको कई एग्जाम्पल दिए थे, बताया था। और कोई देश अगर महान होता है वो उसके धन से दौलत से महान नहीं होता, उसके रहने वाले लोगों से महान होता है। तो इन सभी तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जनसंख्या किसी देश के का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और बाकी संसाधन तभी संसाधन है जब वो
जनसंख्या उनको इस्तेमाल करने वाली वहां पर मौजूद है। दूसरा एक क्वेश्चन एक बच्चे ने रेज किया था कि इकोनॉमिक फैक्टर में हमने 3 फैक्टर बताए थे, खनिज, औद्योगिकरण और नगरीकरण। तो क्वेश्चन ये था बच्चे का कि इससे आगे भी कुछ और इकोनॉमिक फैक्टर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले हो सकते हैं या नहीं। तो हो सकते हैं, क्योंकि 3 मेन फैक्टर हैं, खनिजों की प्राप्ति या खनिजों की उपलब्धता, औद्योगिकरण और नगरीकरण। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक जो किसी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। उसमें परिवहन और संचार के साधन हो सकते हैं जो किसी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण साधन होते हैं। इसके अलावा वहाँ पर पर्यटन और अन्य सुविधाएं अगर किसी क्षेत्र में विकसित हो जाती हैं तो वो भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती हैं। शक्ति के साधन या कहीं अगर अच्छी तरह से विकसित हैं तो वो भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। इस तरह से और बहुत सारे कारण, सरकार की नीति भी एक ऐसा कारण है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। तो इसके अलावा भी हम ये 3-4 कारण इसमें आर्थिक कारणों में हम दे सकते हैं। आशा है कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब आगे हम इस क्लास में थोड़ा सा इस बात की चर्चा कर लें कि ये लेसन हमारा वही है, मानव भूगोल का अध्याय 2, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, इसी का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने मुख्यतः 5 बातों पर फोकस किया था। जनसंख्या के संसाधन के रूप में, जनसंख्या का वितरण कैसे कैसे है इसके बारे में हमने कंसेप्ट के बारे में बताया था। फिर संसार में जनसंख्या का वितरण का प्रारूप कैसे है इस पर हमने काफी चर्चा की थी। जनसंख्या घनत्व के बारे में हमने बात की थी और जनसंख्या घनत्व का विश्व में प्रारूप किस तरह से, इस पर हमने बात की। तो शिक्षार्थियों, ये जो इसका पूरा पार्ट है ये आंकड़ों पे आधारित है और इसका एक तथ्यात्मक पार्ट है इस लेसन का। इसके आगे जो अब हम लेसन शुरू करेंगे, इस लेसन के शुरू में ये जो पार्ट है ये इसका थ्योरिकल पार्ट है। इसमें बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं, संकल्पनाएं हैं, बहुत सारे आपके सूत्र हैं जिनको हमें जानना जनसंख्या की गणना के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो ये इसका जो अगला पार्ट है इसका थोड़ा में सैद्धांतिक पार्ट है और इस पे हम अब आगे चर्चा करेंगे। तो अगला जो हमारा कंपोनेंट है, जो मैंने 9 पॉइंट इस लेसन में आपको बताए थे कि इन 9 पॉइंटों पे हमें डिस्कस करना है, तो इनमें से 4-5 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। अब इसमें अगला जो हमारा मेन पॉइंट है वो जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन है। तो पहले मैं इसमें जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन को स्पष्ट करूं, इससे पहले आप इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन होता क्या है। तो इसी भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के दौरान जो वहां पर बसे हुए लोग हैं उनकी संख्या में परिवर्तन होना, घटना या बढ़ना जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। एक कोई भौगोलिक प्रदेश है, कोई भौगोलिक क्षेत्र है और समय की एक निश्चित अवधि में, 1 साल में, 10 साल में, उसमें जो रहने वाले लोग हैं, जो जनसंख्या वहां पर बसी हुई है, उसमें अगर कोई परिवर्तन हो जाता है, वो बढ़ जाती है या घट जाती है, उसको हम जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। ये दोनों प्रकार का हो सकता है। अगर जनसंख्या बढ़ गई है तो ये धनात्मक होगा और अगर घट गई है तो ये ऋणात्मक होगा। इसको हम दोनों रूपों में दे सकते हैं और जब हम इसको प्रकट करते हैं तो ये हम इसे निरपेक्ष रूप में भी रख सकते हैं कि पहले इतने थे अब इतने हो गए हैं, और इन्हें हम प्रतिशत में भी व्यक्त कर सकते हैं। इसके 100 में 100 पर प्रतिशत में निकाल कर भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन का जानना इसलिए जरूरी होता है कि किसी समाज की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उन्नति का सूचक हो। तो एक बार मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समय में रहने वाले लोगों के आकार में या संख्या में कोई भी परिवर्तन होता है, चाहे वो वृद्धि के रूप में हो चाहे कमी के रूप में हो, उसे हम जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या का परिवर्तन कहते हैं। ये ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो धनात्मक है और अगर घट रही है तो ऋणात्मक है। इसको हम दोनों रूपों में प्रकट कर सकते हैं। इसे हम निरपेक्ष वृद्धि के रूप में या निरपेक्ष कमी के रूप में भी लिख सकते हैं और प्रतिशत में भी दिखा सकते हैं। और जानना इसका इसलिए जरूरी है कि किसी समाज की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उन्नति का ये
सूचक होती है। परिवर्तन और वृद्धि को एक ही शब्द के पर्यायवाची के रूप में हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि पिछले कुछ दशकों से विश्व स्तर पर ऐसा देखने में आया कि जनसंख्या में वृद्धि ही होती है, तो हम परिवर्तन को वृद्धि के रूप में स्वीकार करते हैं। हालांकि परिवर्तन और वृद्धि में थोड़ा अंतर है। परिवर्तन में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों बातें होती हैं, लेकिन शाब्दिक दृष्टि से अगर वृद्धि को देखें तो ये बढ़ोतरी को ही स्पष्ट करती है, और परिवर्तन को हम आगे धनात्मक और ऋणात्मक रूप में प्रकट कर सकते हैं। लेकिन वृद्धि को अगर शाब्दिक अर्थ के रूप में हम देखें तो ये धनात्मक ही होती है। लेकिन अब आजकल क्योंकि विश्व स्तर पर जनसंख्या में विश्व में वृद्धि है, तो परिवर्तन को वृद्धि के पर्यायवाची के रूप में देखते हैं। पूनम जी और इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज। सर एक बार ही क्लिक और कर दीजिए, इंग्लिश का पॉइंट नहीं दिख रहा है। ओके सर दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। हाँ जी ओके, एक और आएगा। ठीक, थैंक यू सर। सर पीछे करना पड़ेगा, थैंक यू। Okay, sir has already explained about population growth and population change. The first thing that whether population growth and change are similar or different. The point is that because we are observing for last few decades, there is only positive change in population. So we at times use it as interchangeably or as a synonyms, though they both are different, but for our convenience at world level, we are using population growth and change as a synonym. So here also we would be using population growth and population change interchangeably. Now, what is population growth and change? When there is a change in number of inhabitants that live in a particular region over a given time, over a specific period. Now, this data usually is collected over the time span of 10 years. And the exercise in which we collect this data is called as census. And the census practice is conducted throughout the world. And this data helps us in determining what exactly is the change in number. This can be positive as well as negative. When it can be expressed in two ways, percentage and absolute. What are these two terms, percentage and absolute? We would be dealing it with example in the slides to come. Now, positive population growth means that population is growing. Negative means population is declining. And we do have examples in world where population is showing negative trends. Now, why is it important to understand population? Population change indicates economic development, social upliftment, and historical and cultural background of an area. Whatever we need to plan, it is based on population and population projections. So for us, if we really want to have a better planning, understanding population, its growth, its change is very, very important. I hope all the points are clear. We can move further. Sir, आगे change कर दीजिए. Thank you. देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन को स्पष्ट कर सकते हैं। ये एक डायग्राम है, ये हमारे पास जो भारत की 2001 और 2011 की जनगणना का है। 2001 में जो भारत की जनगणना है 102.7 करोड़, और 2011 में वही जनसंख्या बढ़कर 121.02 करोड़ हो जाती है। तो इसको अगर हम ये 2001 से और 2011 का अगर हम अंतर देखते हैं तो इसमें जनसंख्या बढ़ी है, इसी को हम जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। अगर हम भारत की जनगणना पर गौर करें तो 1911 से 1921 के बीच का अगर हम डेटा देखें तो उसमें जनसंख्या घटी है, तो वो भी जनसंख्या परिवर्तन है, लेकिन वो ऋणात्मक है। 2001 और 2011 के बीच में जनसंख्या बढ़ी है, तो ये धनात्मक परिवर्तन कहलाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जनसंख्या वृद्धि का जो कंसेप्ट है ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे अब इसकी कुछ और हमारी छोटी छोटी बहुत संकल्पनाएं हैं जो आपको जानना है, और बेसिक कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान से समझने से और ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। जैसे जनसंख्या वृद्धि की हम बात कर रहे हैं तो समय के दो अंतरालों के बीच हम समय के दो बिंदु लेते हैं और एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, 2001 में भारत की जनसंख्या 102.7 करोड़ और 2011 में भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़, और जब हमने इसको माइनस किया है तो 18.32, तो ये जनसंख्या वृद्धि का कंसेप्ट है, इसको हम जनसंख्या वृद्धि कह सकते हैं। मैडम प्लीज एक्सप्लेन दिस पॉइंट।
in this slide, you are seeing that we are referring to 2 years. 2001 is considered as a base year, and the population of 2001 of India was 102.7 crore people. Now in 2011, again after census, we have calculated the number of people who were living in India, and that was 121.02 crore. Now to get the absolute change in number, how many people actually are added to the population, we are going to minus the amount of 2001 from the population of 2011. So here you can see in the blue color text that is written 121.02, and we are subtracting 102.7. It is giving us 18.32. Now this 18.32 crore is the absolute increase in population. So this many people have been added to the population of India during the time period from 2001 to 2011, in the span of 10 years. So this is how we calculate absolute population. Thank you, sir. Move forward. दूसरा जनसंख्या वृद्धि का एक कंसेप्ट है जनसंख्या की वृद्धि दर, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ये क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि क्या है, पहला कंसेप्ट था। दूसरा कंसेप्ट जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं। तो किसी क्षेत्र में समय के दो बिंदुओं के मध्य जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। या जनसंख्या की वृद्धि दर की जहां तक बात आती है, तो वृद्धि दर निकालने के लिए हमने समय के दो बिंदुओं पर जो जनसंख्या ली है, जैसे 2001 में और 2011 में हमने जनगणना को देखा भारत की, और उसको माइनस किया तो 18.32 हमारा उसमें अंतर आया। तो अगर हम इसको प्रतिशत वृद्धि में कैलकुलेट करेंगे तो आधार वर्ष या 2001 की जो जनगणना है 102.7, इससे उसको डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में इसको चेंज कर देंगे, 17.83, ये इसकी कैलकुलेशन आएगी। ये वृद्धि दर कहलाएगी। 2001 में जनसंख्या कितनी थी, 2011 में जनसंख्या कितनी है, 2011 की जनसंख्या से 2001 की जनसंख्या को हमने माइनस किया, जो घटकर आया, जो माइनस होकर आया, उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया है, कैलकुलेट किया है। और परसेंटेज में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यह है कि जो दोनों का अंतर है उसको प्रीवियस ईयर की, जब प्रीवियस समय की जो जनसंख्या है 2001 की जो जनसंख्या है उससे डिवाइड किया है और 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो ये परसेंटेज आई है 17.83% आया, और ये 10 सालों का अंतर, इसको हम जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कहते हैं। लेकिन क्योंकि 10 सालों में है तो इसको हम अगर वार्षिक वृद्धि में कन्वर्ट करेंगे तो 10 साल से 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.783, ये इसकी वार्षिक वृद्धि दर आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जनसंख्या की वृद्धि दर, जो जनसंख्या हमारी बढ़ी है या घटी है, जब उसको हम परसेंटेज में स्पष्ट कर देते हैं तो वो जनसंख्या की वृद्धि दर कहलाती है। मैडम कुछ और ऐड करना चाहें तो। सर इसमें थोड़ा सा बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, इसको एक बार थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देते हैं। Children, we are talking about change in population, मतलब population में बदलाव कैसे हो रहा है। अब ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये बदलाव कैलकुलेट करने के लिए हमें डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, और वो डेटा हम कहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं, सेंसस से, जो कि पूरे कंट्री के लेवल पर कंडक्ट किया जाता है, जिसमें सारी पॉपुलेशन का डिफरेंट डेटा कलेक्ट होता है। 2021 भी हमारा सेंसस ईयर है। तो उसी डेटा के आधार पर हमने आपको ये दिखाया कि 2001 में जो पॉपुलेशन थी और 2011 में जो पॉपुलेशन थी, जब हमने उनको माइनस किया तो हमको क्या मिल गया, एब्सोल्यूट चेंज, कि पूरा कितना नंबरों में चेंज आया। अब द सेम थिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। अब उसको दूसरा जो तरीका है एक्सप्रेस करने का, दैट इज परसेंटेज। और परसेंटेज के लिए सिंपल हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस मिला, the difference between the population of 2001 and 2011, that was 18.32, उसको डिवाइड कर दिया बेस ईयर पॉपुलेशन, जो कि हमारे केस में थी 2001 की पॉपुलेशन, दैट वाज 102.7, और उसको मल्टीप्लाई किया 100 से, ताकि वो हमें परसेंटेज में मिल जाए। अब इसके नीचे हमने निकाला है एनुअल ग्रोथ रेट। अब एनुअल ग्रोथ रेट, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कैलकुलेट इट? सी, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग आवर पॉपुलेशन in census which actually has a long gap of 10 years.
but you cannot stop planning for those 10 years. You have to plan for every next year. So how will you come to know that how many people are going to be added? So this we predict on the basis of annual average growth rate. And annual average growth rate, how we are getting it? Simply by dividing the percentage growth by 10. So that is giving us 1.783. That is our annual average growth rate. And when we will apply, कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हिंदी में से एक्सप्लेन दोबारा कर दें। अच्छा सर। तो मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ आपको कि जनसंख्या वृद्धि को दो तरीके से हम स्पष्ट कर सकते हैं। एक तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू में या निरपेक्ष मान में इसको रख सकते हैं कि 2001 में और 2011 के बीच में जो अंतर आया वो हमारा निरपेक्ष जनसंख्या, या एक सीधी हम कह सकते हैं कि इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू में हम इसको दिखा सकते हैं। प्रीवियस ईयर की जनसंख्या को लास्ट ईयर की जनसंख्या में से माइनस कर देते हैं, जो हमने 2011 और 2021 की जनसंख्या में से माइनस करके दिखाया। जब हम इसको प्रतिशत में निकालते हैं तो जो अंतर आता है उसको तो प्रीवियस ईयर की जनसंख्या से डिवाइड करके 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इसका प्रतिशत में मान आ जाता है। क्योंकि ये 10 सालों की जनसंख्या का एक प्रतिशत निकला हुआ होता है, तो वार्षिक वृद्धि दर के लिए इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं और ये इसकी जनसंख्या वृद्धि दर निकल आती है। वार्षिक वृद्धि दर इसको कहते हैं। कंसेप्ट यहाँ आपका सिर्फ इतना है बुक में कि जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर का क्या अभिप्राय है। तो जब जनसंख्या की वृद्धि को हम प्रतिशत में या निरपेक्ष मान के रूप में प्रतिशत में लिख देते हैं तो जनसंख्या की वृद्धि दर कहलाती है। हम निरपेक्ष मान को जब प्रतिशत में कन्वर्ट कर देते हैं तो जनसंख्या की वृद्धि दर कहलाती है। मैं समझता हूँ अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कैसे कहते हैं, नेचुरल ग्रोथ किसे कहते हैं। पॉपुलेशन में नेचुरल ग्रोथ क्या है कि एक निश्चित समय में जन्म और मृत्यु का अंतर, अर्थात उस क्षेत्र में कितने बच्चों ने जन्म लिया है और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। वो एक साल भी हो सकती है, क्योंकि जनगणना 10 साल में होती है तो हम 10 साल का डाटा लेते हैं कि एक निश्चित समय में इस भौगोलिक क्षेत्र में कितने जन्म हुआ, कितने बच्चों का जन्म हुआ है और कितने लोगों की मृत्यु हुई है। जब जन्म में से मृत्यु को हम माइनस कर देंगे तो ये हमारी प्राकृतिक वृद्धि कहलाएगी। नीचे इसके एक एग्जाम्पल हमने दिया है कि किसी प्रदेश में 1000 मनुष्यों पर 42 बच्चे जन्म लेते हैं। क्योंकि ये प्राकृतिक वृद्धि 1000 मनुष्यों पर दिखाई जाती है, तो हमने 1000 को ही आधार मान के किया है कि 1000 मनुष्यों पर 42 बच्चे जन्म लेते हैं और उसी वर्ष 14 व्यक्ति मर जाते हैं। तो प्राकृतिक वृद्धि 42 - 14 28, और जब हम इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 28 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, 2.8% इसकी प्राकृतिक वृद्धि आ जाएगी। तो ये कैलकुलेशन सिर्फ इसलिए है कि आपकी चीजें समझ में आ जाएं। वैसे सैद्धांतिक रूप से आप इतना भी अगर आप समझ जाते हैं कि किसी क्षेत्र में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु का जो अंतर होता है उससे जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसको जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। मैडम जी सर। तो हाँ, natural growth of population. Now natural growth of population, see word natural is important here, because in nature there are two things going on. Either people are taking birth or they are dying. So when we are taking difference of birth and death in a total population, so what change we are getting is called as a natural growth of population. So we are only considering two important factors here: difference between birth and death of a given population. Here you can see one example that 1000 people are living in some region. This is one example only, and 42 children are born. In the population of 1000, 42 children are born. In the same population, 14 people died in a given period of time. So how will we calculate the change in population? By simply subtracting these, adding 42 and subtracting 14. So the amount that we will get is 28. So the net people who are added to this 1000 population is 28. Same thing can be expressed in percentage also. And for percentage, what we are doing, we are taking the change, that is 28, dividing it by 1000, that is the total population of the region, and multiplying it with 100. So this will give us 2.8. So that is the rate at which population is increasing. So it means in 1 year, how many people are increasing? 2.8. So see, people cannot be expressed in 2.8. So we have to round it off. We can say that
3 people are added to the population on an average. Now, few doubts are coming in. One is Vinod Kumar. You have asked that अगर हमारे पास डेटा भी नहीं है और हमें परसेंटेज भी नहीं पता है तो सॉल्व कैसे होगा? तो बेटा आपको जब डेटा ही नहीं है तो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। जब हमारे पास में सेंसस डेटा होगा तभी हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हमें कोई कैलकुलेशन के लिए कोई आधार ही हमारे पास नहीं होगा। मैथ्स में भी तो हम कोई नंबर होता है तभी तो कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, तो सेम इज एप्लीकेबल फॉर ज्योग्राफी आल्सो। एंड वन वार्निंग टू मोना राठौर, आप बहुत एब्यूजिव वर्ड्स यूज कर रहे हैं चैट में। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड आप छोड़ सकते हैं, बट आप एब्यूजिव वर्ड्स चैट में नहीं यूज कर सकते हैं। सर प्लीज आगे बढ़िए, थैंक यू। ओके, अगला जो कंसेप्ट है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। तो एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पहली थी प्राकृतिक वृद्धि, अब है वास्तविक वृद्धि। तो हम इसमें किसी क्षेत्र में 4 चीजों को देखते हैं। पहला है कि कितने बच्चों ने जन्म लिया, दूसरा है कितने लोगों की मृत्यु हुई, तीसरा है कितने लोग बाहर से आए उस साल के अंदर, कितने लोग दूसरे देशों से बाहर से आए उस देश, और चौथा हम उस क्षेत्र से कितने लोग दूसरी जगह चले गए। तो आने वालों को आप्रवास और छोड़कर जाने वालों को उत्प्रवास कहते हैं। तो इसमें 4 चीजें होगी, जन्म कितना हुआ, मृत्यु कितने लोगों की हुई, बाहर से कितने आए और छोड़कर कितने चले गए। जब इनमें 4 को हम देखते हैं, जन्म में से मृत्यु को माइनस कर देते हैं और बाहर से आने वालों को जोड़ देते हैं और जाने वालों को घटा देते हैं, तो ये जो डाटा बचता है, जो भी निकल के आता है, ये हमारी जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहलाती है, एक्चुअल ग्रोथ ये कहलाती है। क्योंकि जितने पैदा हुए उनमें से माइनस हमने कर दिया जितने मर गए, उसके बाद में जितने लोग बाहर से आए उनको हमने ऐड कर लिया और जितने हमारे यहाँ से बाहर गए हैं उनको हमने माइनस कर दिया। तो ये जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहलाती है। इसको हम एक फॉर्मूले के तौर पर रख सकते हैं, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि इक्वल टू जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। इसमें 2 शब्द ये थोड़ा नए हैं, आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास का मतलब है आने वाले और उत्प्रवास का मतलब है छोड़कर जगह को जाने वाले। तो ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे यहाँ से बाहर चले जाते हैं, जाके बस जाते हैं, कुछ हो सकता है हमारे यहाँ बाहर से आके बस जाएं, तो उनको भी जब जोड़ लेते हैं और घटा लेते हैं, तो जो डाटा हमारे पास आता है, जो चीज निकल के आती है, वो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहलाती है। और जब हम इसको 1000 पर परसेंटेज में कैलकुलेट कर देते हैं तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर कहलाती है। तो यह जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कंसेप्ट आपको ज्यादा क्लियर करना है, और वो एक सूत्र के रूप में आप बता सकते हैं, जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। मैडम जरा एक्सप्लेन करते हैं इसको थोड़ा। जी सर। Now the term is actual growth of population. Previous slide में we have discussed about the natural growth rate. In that we have only taken in account birth and death. But in a real world, it's not only birth and death. It is migration, and in migration and out migration is also going on simultaneously. Some people are coming and some people are going from a region. Say for example, in Delhi, if we only take birth and death, then the data would be different. But if we take in account how many people are coming to Delhi to work and how many people are going out of Delhi for some other reason, so that will give us actual growth of population. So in natural growth is a bit weaker version, and actual growth of population is a bigger and a wider version, where we are also taking in account migration. So with this example, we have 1000 people, like we have taken in the previous slide. 42 kids are born and 14 people died. That will give you natural growth rate. But then we have in migration and out migration also. Out migration is 20 and in migration is 16. So we are going to minus the number of people who are leaving the area and add the number of people who are coming to the area, and that will give us actual growth of population, which comes out to be 24. And again similarly you can convert it into percentage. 24 divided by total number of population, that is 1000, multiply it with 100 and you will get 2.4%. So this is how we calculate actual growth of population. In migration and out migration, what are these terms? This we will discuss in the slides to come. Thank you sir. एक बच्चे का डाउट्स है, उसने कहा कि इस फॉर्मूले को दोबारा देखिए, नीचे दिया हुआ है कि 1000 व्यक्तियों पर 42 बच्चे किसी क्षेत्र में जन्म लेते हैं एक साल में और 14 व्यक्ति उस क्षेत्र में मर जाते हैं।
बाहर से आने वाले लोगों की संख्या 20 है और यहाँ से जाने वालों की 20 है और आने वालों की 16 व्यक्ति आते हैं और 20 यहाँ से चले जाते हैं। तो 42 में से हमने 14 माइनस कर दिया क्योंकि 42 पैदा हुए, 14 मर गए, 16 व्यक्ति बाहर से आए हैं, 20 यहाँ से गए हैं, तो इनको हमने माइनस करके देख लिया। इस तरह से 24 का जो फिगर आता है तो ये हमारी प्राकृतिक वृद्धि कहलाएगी। और जब हम इसे परसेंटेज में कैलकुलेट कर देंगे तो ये वृद्धि दर कहलाती है। तो मैं समझता हूं कि अब ये आपके कंसेप्ट ये क्लियर हो गया होगा, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। अगला जो कंसेप्ट है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इस पर काफी बात हो चुकी है कि जब किसी क्षेत्र में दो समय अंतरालों के बीच में जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसको हम जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहते हैं, और जब जनसंख्या घट जाती है तो उसमें जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। तो बढ़ने को पॉजिटिव ग्रोथ और जनसंख्या का घटना नेगेटिव ग्रोथ। अब बढ़ना घटना दो तरीके से हो सकता है कि अगर क्षेत्र में जन्म दर ज्यादा है, मृत्यु दर कम है, तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। उसी तरह से दोनों चीजों को हम देखेंगे, उत्प्रवास और अप्रवास को भी देखेंगे। उत्प्रवास और अप्रवास की भी जब हम कैलकुलेशन करके देखेंगे तो जो एक्चुअल ग्रोथ है जनसंख्या की, वो अगर बढ़ती है, जनसंख्या की एक्चुअल ग्रोथ बढ़ती है, तो हम उसको जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि या पॉजिटिव ग्रोथ, और अगर वो घट जाती है तो उसको हम ऋणात्मक ग्रोथ कहते हैं। मैडम प्लीज एक्सप्लेन कर दें। जी सर। Positive growth of population. Positive growth means population is increasing, and population can increase only by two means. One, by birth rate, if more number of kids are being born in a region. Second, if people are coming from different areas and settling in that area due to migration. So in migration is happening. So in this case, we will have positive growth of population. Whereas when people are moving out of any region, or because of death, there is a decline in population, we call it as a negative growth of population. So as we have discussed that change in population can be positive as well as negative. So here two reasons for positive and two for negative. One doubt is there, एक बच्चे ने पूछा है, महेंद्र कुमार आपने पूछा है, अगर कोई हमारे प्रदेश में आकर मर जाता है तो क्या वो हमारे क्षेत्र के प्राकृतिक वृद्धि दर पे असर डालेगा? बेटा, जब हम सेंसस डेटा कैलकुलेट करते हैं तो उसके कई नियम होते हैं। उन नियमों के आधार पर ही तय किया जाता है कि आप किस क्षेत्र के निवासी हैं। तो ऐसा नहीं होता कि अगर कोई सुबह किसी काम से दिल्ली आया है और शाम को उसको वापस जाना है यहाँ से, उसकी किसी कारणवश यहाँ पर दुर्घटना हो गई उसके साथ, तो दिल्ली की ग्रोथ रेट पे नहीं काउंट होगा, वो जहां का ओरिजिनली है वहां पर ही उसको काउंट किया जाएगा। सर आगे चलते हैं। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है, आप इसका थोड़ा सा जवाब देंगे कि मान लीजिए कि नगर की जनसंख्या 2011 में 20,000 और 2001 में वो 2001 में 20,000 थी और 2011 में वो 18,000 हो जाती। थोड़ा ये मिस्टेक है इसमें, 2001 में 20,000 और 2011 में 18,000। तो आप जल्दी से आंसर दें कि इसमें पॉजिटिव ग्रोथ होगी, नेगेटिव ग्रोथ होगी, या दोनों होंगे या कोई नहीं होगी। प्लीज आप अपना फटाफट जल्दी से चैट बॉक्स में आप आंसर दें कि 2001 में 20,000 पॉपुलेशन थी, 2011 में 18,000 हो गई, तो वहां पर जनसंख्या की वृद्धि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दोनों है या कोई नहीं है। तो आंसर आप इनमें से ABCD आप दे सकते हैं। प्लीज आप इसको चैट बॉक्स में आप अपना आंसर दें सभी स्टूडेंट्स। यस, मनीष कुमार का आंसर आया बी, अशोक ने भी बी कहा है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर इसमें आया है और ठीक है, मैं समझता हूँ अभी ये आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। दोबारा एक बार इसको आप रिवाइज कर लें। इसमें हमने जो 3-4 कंसेप्ट किए हैं, क्योंकि CBSE एग्जाम में ये 1 मार्कर क्वेश्चन में कई बार ये आए हैं। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, पहला कंसेप्ट है। जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, ये दूसरा कंसेप्ट है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से क्या अभिप्राय है, ये तीसरा कंसेप्ट है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किसे कहते हैं, ये चौथा कंसेप्ट है। और जनसंख्या की आपकी धनात्मक या पॉजिटिव ग्रोथ क्या है, और जनसंख्या की नेगेटिव ग्रोथ क्या है। तो इनमें से 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक सीधा भी है
कि कौन सी जनसंख्या की पॉजिटिव ग्रोथ होगी, कौन सी नेगेटिव ग्रोथ होगी, या इसकी डेफिनेशन दे के पूछ लेते हैं कि भी ये किस कैटेगरी में आता है। तो मैं समझता हूँ कि जनसंख्या की वृद्धि और उससे जुड़े हुए कंसेप्ट आपके अब अच्छी तरह से क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट अगर हम जब चलते हैं तो अब अगला पॉइंट आता है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। किसी क्षेत्र की जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, बढ़ना या घटना, परिवर्तन से मतलब बढ़ जाए या घट जाए, उसके क्या कारण हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। तो शिक्षार्थियों, इसके लिए 3 फैक्टर जिम्मेदार है। पहला फैक्टर है जन्म, ये जनसंख्या परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होगा। दूसरा फैक्टर है मृत्यु, ये किसी क्षेत्र की जनसंख्या के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार। और तीसरा है प्रवास, माइग्रेशन। बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, ये 3 बेसिक फैक्टर हैं किसी क्षेत्र की पॉपुलेशन में चेंज के लिए। ये जिम्मेदार हैं तीनों फैक्टर, और इन पर हम एक एक पर चर्चा करेंगे अलग अलग, कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या को में परिवर्तन के लिए 3 फैक्टर जिम्मेदार हैं, 3 कारण उत्तरदायी हैं: जन्म, मृत्यु और प्रवास। पैदा होने वाले लोग, मरने वाले लोग, यहाँ से जाने और आने, प्रवास में दोनों शामिल होते हैं, आना लोगों का और जाना। तो 3 फैक्टर हैं जो इसके लिए जिम्मेदार। अब हम पहले को उसको ले रहे हैं कि जन्म क्या है, या जन्म दर हम किसे कहते हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार है पॉपुलेशन चेंज के लिए। जन्म दर में थोड़ा सा यहाँ समझ लें कि इसमें जो एक बहुत सरल सा कंसेप्ट लिया जाता है, अशोधित जन्म दर, CBR, क्रूड बर्थ रेट। तो ये जन्म दर को शो करता है, जन्म दर को दिखाता है, जन्म दर का दिखाने का एक सबसे सरल तरीका। इसके आधार पर हम जनसंख्या के परिवर्तन को मापते हैं। तो अशोधित जन्म दर को किसी वर्ष के मध्य की प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मे बच्चों के रूप में व्यक्त करते हैं कि एक साल में प्रति 1000 जनसंख्या पर कितने बच्चों ने जन्म लिया। इसको हम अशोधित जन्म दर कहते हैं। अशोधित इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी देश में बच्चों के जन्म की प्रक्रिया में पूरी जनसंख्या शामिल नहीं होती। जनसंख्या का कुछ भाग ऐसा होता है जो बच्चे होते हैं, जो बच्चों के जन्म में योगदान नहीं देते। कुछ ऐसे होते हैं जो वृद्ध होते हैं, उनका भी कोई योगदान बच्चों के जन्म में नहीं होता। लेकिन हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो पूरी जनसंख्या के पर 1000 पर हम बच्चों की कैलकुलेशन करते हैं, तो इसलिए इसको अशोधित जन्म दर कहा जाता है। तो प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष के अंदर जो जन्म पे जो दर आती है उसको हम अशोधित जन्म दर कहते हैं। जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है, पहले कंसेप्ट को समझना है फिर लिखना है। तो अशोधित जन्म दर किसी क्षेत्र में एक वर्ष के मध्य की प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मे बच्चों के रूप में व्यक्त की जाती है। कितने बच्चों ने, जीवित बच्चों ने जन्म लिया है, एक साल के अंदर अंदर कितने बच्चे जीवित रहे। 2 चीज यहाँ ध्यान में रखें। जीवित जन्म का मतलब यहाँ ये है कि वो एक साल तक बच्चा जीवित है, तो हम उनको काउंट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आपके कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मैडम प्लीज थोड़ा सा इसको और एलोबरेट कर दें। जी सर। Birth rate, when we calculate it for all the practical purposes, we call it as the crude birth rate, which is expressed as the number of live births in a year per 1000 of population. Now the formula that you are seeing here, that reads CBR, that is crude birth rate, is equal to BI, which means total number of live births, divided by P, which means mid-year population. Now we need to understand these two words. Mid-year population. See the starting, if we take population of January month and population of December month, both would be different because some people must be added and some must be decreased from that total number. So just for convenience, to make it as a average, उनका एक average बनाने के लिए हम mid year population को use कर रहे हैं, ना beginning की ना एंड की, साल के जो मध्य की पॉपुलेशन है उसको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर. देन लाइव बर्ड्स मींस देयर आर सम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस दैट child who is born, they die immediately or they may not be a healthy kid born, so उनको हम यहाँ पर नहीं लेंगे. We are only calculating live births here. So the CBR or crude birth rate is live, total number of live birth divided by mid-year population and into 1000. Now why we are using this crude word here? Now crude word means, see, when we are taking mid-year population, we are taking everyone in account.
be it a younger kid or a older population, those who are not part of reproductive population. So those are also included in mid-year population. So but for comparison purpose, it is convenient to calculate. So for that reason we are using CBR for all practical purposes. Sir. सेकंड, दूसरा जो हमने इसका फैक्टर लिया था जन्म है, दूसरा फैक्टर है मृत्यु। तो बिल्कुल उसी तरह से हम क्रूड डेथ रेट या अशोधित मृत्यु दर की बात करते हैं। जैसे अशोधित जन्म दर की बात की, वैसे हमने अशोधित मृत्यु दर की बात की। तो अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है कि एक साल के अंतर्गत 1000 जनसंख्या पर औसतन कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, इसको हम अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। इसको निकालने का भी बिल्कुल उसी तरह का फॉर्मूला है कि एक वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या कितनी है, उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या कितनी है, इससे डिवाइड कर देते हैं और 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि पर 1000 वर्ष की कैलकुलेशन की जाती है। तो दूसरा जो कारण है जो प्रभावित करने वाला या परिवर्तन करने वाला, वो मृत्यु दर है। और मैं समझता हूँ कि मृत्यु दर का कंसेप्ट भी आपके समझ में आ गया होगा। प्लीज मैडम थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं बच्चों को। बेटा एक डाउट यहाँ पर आ रहा है कि क्रूड क्यों वर्ड यूज करते हैं। ये सर ने भी समझाया है, मैंने भी आपको समझाया है, एक और बार इसको हम बता देते हैं। क्रूड शब्द का असंशोधित या क्रूड वर्ड हम इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जब हम जन्म दर निकालते हैं, हम पूरी पॉपुलेशन को ले रहे हैं, यहाँ पर पूरी पॉपुलेशन मिड-ईयर पॉपुलेशन आ जाती है, मगर उसमें हम ये भी नहीं देख रहे कि मेल है या फीमेल है, और हम ये भी नहीं देख रहे कि उनकी आयु क्या है, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है, उससे पहले भी जो है जन्म नहीं दिए जा सकते, उसके बाद भी नहीं दिए जा सकते। इसी तरह पुरुष जन्म नहीं दे रहे हैं, सिर्फ जो है वो स्त्रियां ही जन्म दे रही हैं। मगर जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, हम मिड-ईयर पॉपुलेशन को यूज करते हैं। आपके लिए अभी आपके सिलेबस में खाली CDR ही है, मगर आप आगे अगर ज्योग्राफी हायर लेवल पे पढ़ेंगे तो इसके और बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम बड़े रिफाइंड तरीके से जन्म दर को या मृत्यु दर को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम जनसंख्या में पुरुष और स्त्रियों की संख्या और उनकी आयु को भी ध्यान में रखते हैं। आई होप आपका ये प्रीवियस डाउट क्लियर हो गया है। कमिंग टू द डेथ रेट, डेथ रेट इज सिंपली नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय मिड-ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। एक किसी भी एरिया में कितने लोगों की डेथ हुई है divided by mid-year population. Now again I am emphasizing mid-year population means average population of year. You are taking January population nor you are taking December population. Somewhere in between you are calculating mid-year population. So this is the second component of population change. Thank you, sir. जनसंख्या परिवर्तन का तीसरा फैक्टर प्रवास, माइग्रेशन। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का आना और जाना, आवागमन, आवागमन में आना और जाना दोनों चीजें शामिल होती हैं, इसको हम प्रवास करते हैं। इसमें एक स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, वो भी प्रवास में शामिल है, आकर बसते हैं, वो भी। तो जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन प्रवास कहलाता है। और इसके कुछ छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं जिसको आपको समझना है। तो प्रवास से मैं समझता हूँ समझ में आ गया, जनसंख्या का आवागमन, एक स्थान से जाना या उस स्थान पर आकर बसना, ये प्रवास कहलाता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा ये समझना कि लोग जिस स्थान को छोड़कर जाते हैं, जिस पर उनका जन्म होता है और उसको वो छोड़कर जाते हैं, तो उसको उद्गम स्थान कहते हैं, प्लेस ऑफ ओरिजिन। जिस पर उनका जन्म होता है उसको वो छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, तो या गमन करते हैं या उसको छोड़कर जाते हैं, तो उसको कहा जाता है उद्गम स्थान। और जहां जाकर वो बसते हैं, किसी जहां दूसरी जगह वो जाकर बस जाते हैं, उसको गंतव्य स्थान कहते हैं या प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन कहलाता है। तो ये दो चीजें, जनसंख्या का आना जाना प्रवास कहलाता है, जिस स्थान को लोग छोड़कर जाते हैं वो उद्गम स्थान या प्लेस ऑफ ओरिजिन कहलाता है, और जहां पर जाकर बसते हैं उसको गंतव्य स्थान या प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन कहते हैं। प्लीज मैडम थोड़ा कुछ और जोड़ना चाहें इसमें। जी सर। थर्ड component of population change is migration.
Migration simply means when people are moving from one place to another. Now, why are they moving? Reasons we are going to discuss in the slides to come. But the place from where people are moving out is called as place of origin. Suppose a person is moving out from Delhi, so Delhi would be place of origin for that person. And the person who is leaving Delhi is going to settle in Chennai. So Chennai is going to be the place of destination. Means the area from where person is leaving is his place of origin, and the area where they are going to settle, or they are temporarily or permanent, that is a different thing, but that is the place of destination. So these two terms are important with reference to migration: place of origin and place of destination. People are coming from place of origin and they are going towards place of destination. Thank you. दो चीजें और समझ लें कि जिस स्थान को छोड़कर जाते हैं उद्गम स्थान पर ये प्रवास कमी को दर्शाता है, और जहां पर ये जाकर बसते हैं गंतव्य स्थान पर वृद्धि को दर्शाता है। तो थोड़ा सा ये चीज और उसमें देख लें। इसके बाद सेकंड स्लाइड इसकी, वो शब्द इसमें और हैं जो से जुड़े हुए हैं प्रवास से। एक है उत्प्रवासी, एक अप्रवासी। तो उत्प्रवासी किसे कहा जाता है? उद्गम स्थान, यानी कि जहां जन्म हुआ और जिसे छोड़कर जाते हैं, तो उनको छोड़कर जाने वालों को उस जगह जिसको छोड़ा है वहां पर उत्प्रवासी कहा जाता है। और वो जहां जाकर बसते हैं, जिस जगह पर वो जाकर बस जाते हैं, जिसका जो उनका गंतव्य स्थान है, वहां पर उनको अप्रवासी कहा जाता है। जैसे हमारे देश में बहुत सारे तिब्बत से लोग आकर बसे हुए, तो तिब्बत वो हमारे देश में आकर बसे हैं, तिब्बत उनका जन्म स्थान था, तो हमारे यहाँ वो अप्रवासी कहलाए। तिब्बत में उन्हीं लोगों को हम उत्प्रवासी कहेंगे। ऐसे हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग श्रीलंका जाकर बसे, और कहीं कनाडा में, अमेरिका में और बहुत सारे देशों में जाकर बसे हैं, तो हमारे यहाँ उनको उत्प्रवासी कहा जाएगा। और जिन देशों में वो जाकर बसे हैं उनको वहां पर हम उनको अप्रवासी कहेंगे। तो प्रवास से जुड़े हुए ये आपके दो चार जो कंसेप्ट हैं, ये शब्द हैं, इनका मीनिंग आपके समझ में आ गया होगा। उद्गम स्थान क्या है, गंतव्य स्थान किसे कहते हैं, अप्रवासी क्या है, उत्प्रवासी क्या है। तो चारों टर्म्स इसमें जो आपकी यूज हुई हैं ये अच्छी तरह से समझ में आगे होंगी। मैडम कुछ में और ऐड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। जी सर। प्लेस ऑफ ओरिजिन, the place from where people are moving out. The people who are moving out, we call them as immigrant. That starts from E. You can simply remember it with one example, E for exit. Similarly, they are going out. Immigrants means the people who are going out of a region. They are exiting, they are moving out. And in place of destination, where they are going to live or where they are going to be added. So that is the place where they would be called as immigrants. Immigrants means they will come to that area, incoming. You can remember it with this example, incoming. So they are coming and settling in a region. We can take one example, like a person, we have taken example of Delhi. So a person who is leaving Delhi to settle in some other place, for Delhi, the person would be called as immigrant. And when that person will settle in Chennai, for Chennai, the same person would be called as immigrant. So this you have to remember. You can remember it with the words that I have told you. The word that is starting from E means exit. So people are going out. And the one which is starting from I means incoming. People are coming to the region. So these 2 points are very important and they can be asked as a 1-mark definition. इस प्रवास में आगे अब हम देखते हैं कि प्रवास के प्रकार, कितने प्रकार का प्रवास होता है। प्रवास के बहुत सारे प्रकार हैं, कई आधारों पर प्रवास की गणना की गई है। इसमें सबसे पहला है कालक्रम के अनुसार, टाइम के संदर्भ में हम प्रवास का अकॉर्डिंग टू टाइम प्रवास को हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। प्रागैतिहासिक प्रवास को कहा जाता है कि जो बहुत प्राचीन कालों में हुए हैं, लंबे समय में हुए हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण धरातल पर कई बार लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन हुआ, तो प्रागैतिहासिक काल का आपका प्रवास कहलाएगा। एक ऐतिहासिक प्रवास कहा जाता है। ऐतिहासिक प्रवास में बहुत सारे लोग धर्म प्रचार के लिए, साम्राज्यों के विस्तार के लिए प्रवास काफी किया है। तो ये हिस्ट्री मौजूद है, इतिहास मौजूद है इन चीजों का। भारत में भी कुषाण, हूण,
मुगल, बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए, अंग्रेज आए हैं साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए, धर्म प्रचारक बहुत सारे आए हैं। तो ये सब जो प्रवास कहलाता है ऐतिहासिक प्रवास कहलाता है। तो हम अकॉर्डिंग टू टाइम दो तरह का प्रवास देखते हैं, प्रागैतिहासिक प्रवास और ऐतिहासिक प्रवास। सेकंड जो हमारा बेस है प्रवास को डिवाइड करने का, वो है अवधि के अनुसार, समय के अनुसार, कितने कितने देर वो लोग वहां पर रहे। तो उसमें पहला दीर्घकालीन, लॉन्ग पीरियड माइग्रेशन, लंबे समय का प्रवास। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका की खोज हुई और बहुत सारे लोग, यूरोपियन लोग जाके अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए, तो ये लंबे टाइम का प्रवास कहा जाता है, लॉन्ग पीरियड टाइम प्रवास है। ऐसी अल्पकालीन है, अल्पकाल में कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए लोग चले जाते हैं, फिर लौटकर अपने देश में आ जाते हैं। तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, मानसरोवर यात्रा पे चले गए, कैलाश यात्रा पे चले गए, या और कोई सारी धार्मिक यात्रा हो सकती है, हज यात्रा हो सकती है, भ्रमण के लिए देशाटन हो सकता है, पर्यटन के उद्देश्य से हम जा सकते हैं, राजनीतिक कोई यात्रा हो सकती है। तो ये अस्थायी प्रवास, शॉर्ट शॉर्ट पीरियड माइग्रेशन कहा जाता है। एक दैनिक प्रवास होता है। दैनिक प्रवास कहता है कि नगरों के आसपास जो छोटे छोटे नगर और गांव होते हैं, वहां के लोग काम करने बड़े नगर में आते हैं, सुबह को आ जाते हैं और शाम को वो वहां से चले जाते हैं उपनगरीय क्षेत्रों में या अपने गांव शहर के आसपास के गाँव में अपना काम करके शाम को पहुंच जाते हैं। तो दैनिक प्रवास कहलाता है। एक होता है मौसमी प्रवास, सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन में ऋतु के अनुसार प्रवास होता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जो हमारे चरवाहे होते हैं, ये अपने पशुओं के साथ में सर्दी के दिनों में मैदानों में आ जाते हैं, ढलानों से नीचे उतर आते हैं और सर्दी के दिनों में मैदानों में रहते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर बर्फ पड़ती रहती है, वहां पर जलवायु इतनी अनुकूल नहीं रह जाती इस वक्त। तो ये मैदानों में अपने पशुओं को लेकर आ जाते हैं। जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, तो ये फिर पर्वत के ढालों पर ऊंचाई की तरफ प्रवास करते हैं। तो ये आपका मौसमी प्रवास का। तो अवधि के अनुसार प्रवास चार तरह का हो गया: दीर्घकालीन प्रवास, अल्पकालीन प्रवास, दैनिक प्रवास और मौसमी प्रवास। अगला जो है वो क्षेत्र के आधार पर होता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, अकॉर्डिंग टू एरिया। इसमें क्षेत्र के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो सकता है, जैसे एक देश के लोग दूसरे देश में चले जाएं, जिसमें प्राकृतिक आपदा के कारण, युद्ध के कारण, अशांति के कारण बहुत सारे लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे में चले जाते हैं। आजकल खाड़ी के देशों में काफी ऐसा हो रहा है कि वहां से बहुत सारे लोग माइग्रेट हो रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। इसके अलावा एक होता है आंतरिक, देश के अंदर, एक ही देश के अंदर का जो प्रवास होता है। ये चार कैटेगरी में हो जाता है, इसको चार भागों में बांट देते हैं। गांव से नगर, गांव से नगर। आजकल शहरों में जो लोग हैं, ये अपने रोजगार की तलाश में, अच्छी सुविधाओं की तलाश में गांव से उठकर नगर में आए। जब गांव के लोग रोजगार की तलाश में या अपने अच्छी सुविधाओं से आकर्षित होकर शहर में आकर बस जाते हैं, तो ये गांव से नगर का प्रवास करते हैं। एक नगर से दूसरे नगर भी प्रवास होता है। छोटे नगरों के लोग बड़े नगरों में जाकर रहने लगते हैं, और विकसित देशों में इसका उल्टा होता है कि बड़े नगरों में लोग कारोबार करते हैं, छोटे नगरों में जाकर अपना वो पर्यावरण की वजह से और बहुत सारे कारणों से अपना मकान बनाते रहते हैं। तो ये नगर से नगर प्रवास कहलाता है। नगर से गांव, नगर से गांव का प्रवास ये है कि लोग नगरों को छोड़कर गांव में। ये ट्रेंड ज्यादातर विकसित देशों में हमने देखा है, हमारे यहाँ तो बहुत कम है, लेकिन विकसित देशों में ट्रेंड ज्यादा मिलता है। और गांव से गांव, एक गांव से दूसरे गांव, ये स्त्रियों में ज्यादा होता है, क्योंकि स्त्रियों की शादियां होती हैं, तो उन्हें अपना घर छोड़ के दूसरे घर जाना होता है। तो ये एक गांव से दूसरे गांव स्त्रियों का प्रवास ज्यादा होता है। तो क्षेत्र के आधार पर हम प्रवास को दो भागों में बांट लेते हैं: अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और इनलैंड या राष्ट्रीय प्रवास या आंतरिक प्रवास भी कह सकते हैं। और आंतरिक प्रवास चार तरह का। तो इस तरह से प्रवास का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। में मैडम प्लीज इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर दें, और कुछ मैं और ऐड ऑन करना चाहें तो प्लीज करें। जी सर, थैंक यू सर। See, migration can be divided on number of bases. The first basis that we are using is on the basis of time period. On the basis of time period, we can group it into two categories: prehistoric migration and historic migration. Prehistoric migration was that time of history when people were not even living in a proper settlements. They were living in caves, they were doing hunting and gathering. So for that, for them, reason to move from one place to another was related to nature, environment, their food requirement. So whenever there is something wrong in their environment, be it climate change or any other reason,
they will move from one place to another. That happened in prehistorical period. Then we come to the historical migration, that is the period of your religious propaganda and colonialism, when people started moving from one area to another area for different purposes, and mainly it was for setting up new colonies, setting up new empires. Then we come to the next one, that is on the basis of duration. On the basis of duration, migration can be divided in four categories. The first one is long period migration, or we can also call it as a permanent migration, where people will go out to some other country and they will settle there. They will not come back or relocate. For good number of years, they are going to stay in different country. Like people going out from India and settling in Canada or in some other countries, they do come back, they do visit India, but their permanent residence is in Canada. So that is long period migration. Then we have short period migration. Short period migration or temporary migration can be for various reasons, like you are going for tourism, or for some meetings, for some business opportunities, or some other reason. So you are just going and then you are coming back to your own country. So that is short period migration. Then we have daily migration. Daily migration is something that is happening every day. Like number of people who are living in Meerut, Bulandshahr and nearby area, on daily basis they are coming to Delhi and working, and then they are going back to their areas. So this is how, you know, a big city will attract people from neighboring cities or towns for work. So on daily basis they will come and go. Then we have seasonal migration. Seasonal migration mostly is associated with nomadic herders, the people who need to look for good grasslands for their animals, because they need very good grasses to feed their animals, so they keep on moving according to season. About this you would be studying in chapter number 5 in detail. Then we have on the basis of area. On the basis of area, migration can be international. International simply means that you are moving out of your country. Reason can be anything. You may be getting good employment opportunity for education, or maybe your area is facing some war or turbulence, so you are just moving out of your area. That is international migration. Then within the country also we see there is migration going on, which we called as inland migration. Now inland migration is also divided in four subgroups. First one is from rural to urban. When people from rural areas are moving to urban area in hope of a better life and good opportunities of employment. Then we have urban to urban. Usually people don't directly go to metropolitan city. First they come to the smaller towns, and once they are quite accustomed to the urban life, then they will move to a big metropolitan city like Delhi, Mumbai, Chennai, etc. So it's urban to urban migration. Then we have urban to rural. Urban to rural migration is associated with mostly with the old age people who has worked in some urban area for their entire life, and then they are going back to their roots or their rural areas, and they have their property there, so they will finally settle in rural area. Then we have rural to rural migration, which is very common in female population. Because of marriage they are moving from one village to another, so that is called as rural to rural migration. So we have discussed that we have three major divisions on the basis of time period, on the basis of duration, and on the basis of area. जी सर, थैंक यू सर. थोड़ा सा अब तक की जो जर्नी से रिवाइज कर लें. हमने आज जो चैप्टर शुरू किया है जनसंख्या वृद्धि से पॉपुलेशन ग्रोथ से किया है. तो हमने पहले पॉपुलेशन ग्रोथ को जाना, उसके कई सारे कंसेप्ट, 3-4 जो कंसेप्ट है उनके बारे में हमने जाना है. जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि क्या है, वास्तविक वृद्धि क्या है, धनात्मक वृद्धि कैसे कहते हैं, ऋणात्मक वृद्धि कैसे कहते हैं. तो ये कंसेप्ट हमारा पहले उसमें हो चुका है. दूसरा, अब हमने जो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों की बात की है, जन्म, मृत्यु और प्रवास. तो जन्म में हमने क्रूड बर्थ रेट, अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर दोनों की उसकी बात की है. और प्रवास में हमने उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान, आप्रवास, उत्प्रवास, इन पर चर्चा करते हुए प्रवास के हमने प्रकारों पर बात की है. ये प्रवास ये कितने टाइम कितने प्रकार का होता है. तो यहाँ तक अब तक हमारी जर्नी रही है. मैं समझता हूँ आपकी सब ये समझ में आ गई होंगी ये चीजें.
तो थोड़ा सा हमें अपने चैट में आप इसको क्लियर करें कि डिड यू अंडरस्टैंड, अब तक का जो आपका जो हमने ये किया है, क्या ये समझ में आ गया? तो यस या नो में प्लीज आप इसको क्लिक करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अपने चैट में हमें थोड़ा सा इसको यस या नो आप इसका आंसर दें प्लीज। सर एक तब तक एक डाउट आया, वो क्लियर कर देते हैं। हाँ कर दीजिए। एक टेम्पररी माइग्रेशन का एक बच्चे का डाउट है। टेम्पररी माइग्रेशन का मतलब है बेटा कि आप परमानेंटली जाकर उस जगह पे बस नहीं रहे हो। जैसे आप किसी रिश्तेदार से मिलने जाते हो तो उसके घर में ही थोड़ी ना बस जाते हो, वापस अपने घर भी तो आते हो। तो उसी तरह किसी भी कारण से आप बाहर जा रहे हो मगर वापस आप अपने घर में ही आओगे, अपने ही क्षेत्र में आओगे, इसको हम टेम्पररी माइग्रेशन बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के जो आंसर है वो यस में आए हैं, तो इसका मतलब जो हमारी जो जर्नी है वो बिल्कुल ठीक चल रही है। अब आगे नेक्स्ट कंटेंट पे हम चल रहे हैं। एक क्वेश्चन है, एक क्विक, आपको इसका आंसर देना है फटाफट। श्रीलंका से भारत आकर बसने वाले व्यक्ति को भारत में कहेंगे अप्रवासी उत्प्रवासी। ए पर्सन कमिंग टू इंडिया फ्रॉम श्रीलंका विल बी कॉल्ड एज ब्लैंक इन इंडिया। तो आप इसका आंसर यस या नो में, आप में ए और बी में इसका आंसर प्लीज जल्दी क्विक आंसर दें। देखते हैं कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए कि नहीं हुए हैं। बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। श्रीलंका से व्यक्ति भारत में आकर बसा है, तो उसको भारत में क्या कहेंगे? एक बात अच्छी तरह समझ लो कि एक ही व्यक्ति को दोनों नामों से पुकारा जा सकता है अलग अलग प्लेस पर। वही व्यक्ति है तो एक को ही अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है। तो श्रीलंका का व्यक्ति अगर भारत में आकर बसता है तो उसको भारत में क्या कहेंगे? अप्रवासी कहेंगे, उत्प्रवासी कहेंगे? प्लीज। वेरी गुड, बहुत सारे आंसर आ गए, बच्चों की समझ में आ गया है। थैंक यू। अगला जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के एग्जाम के नजरिए से भी और वैसे भी आपको जानना है कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेशन, ये कई बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया है और इसको समझना है। तो प्रवास के को प्रभावित करने वाले कारणों को हम दो भागों में बांट लेते हैं। ये कहलाते हैं पुश फैक्टर। पुश कहते हैं जो धक्का देते हैं, किसी स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं, वो कि जाओ यहाँ से, यहाँ आपकी चीजें ठीक नहीं है, आपकी जिंदगी के लिए यहाँ दिक्कत है, तो आप इसको छोड़ कर। ऐसे फैक्टर्स को हम प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कहते हैं या पुश फैक्टर कहते हैं। इनमें सबसे पहला है रहने सहने की निम्नताएं, पुअर लिविंग कंडीशन। रहने की लोगों की दशाएं ठीक नहीं है, बहुत खराब कंडीशन में वो लोग रह रहे हैं, तो ऐसी जगह पर लोग रहना पसंद नहीं करते, उसको छोड़कर चले जाते हैं। दूसरा है राजनीतिक उपद्रव। अगर किसी क्षेत्र में राजनीतिक रूप से अशांति होती है, झगड़े होते हैं, वहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई होती है, तो उस जगह पर भी लोग अपनी जान को खतरे में नहीं डालते और छोड़कर चले जाते हैं। तो राजनीतिक उपद्रव की जो जगह है, राजनीतिक झगड़ों की जो जगह है, या रोज वहां मारामारी हो रही है, तो ऐसी जगह को छोड़कर भी लोग वहां से चले जाते हैं। तीसरा है प्रतिकूल जलवायु। प्रतिकूल जलवायु का मतलब है कि वो आपके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा ठंडी है, तो ऐसी जगह है जहाँ पर जलवायु अच्छी नहीं है लोगों को रहने के लिए, उस जगह पर भी लोग रहना पसंद नहीं करते और वहां से उसको छोड़कर चले जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ है, भूकंप है, ज्वालामुखी विस्फोट है, और भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं प्राकृतिक विपदाओं में। तो ऐसी जगहों को भी जहाँ पर इनका खतरा ज्यादा रहता है, उनको भी छोड़कर लोग चले जाते हैं। महामारियां, जिन क्षेत्रों में महामारियां ज्यादा आती हैं उन क्षेत्रों में भी लोग रहना पसंद नहीं करते। आजकल एक महामारी के दौर से हम गुजर रहे हैं, लेकिन ये महामारी किसी एक क्षेत्र में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में घर से निकलना मुश्किल है, घर से निकलना ठीक नहीं है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में अगर हम घर को छोड़कर भी कहीं जाएंगे तब भी हम महामारी की चपेट में। तो इसलिए इसी स्थिति में बेहतर है कि हम अपने घर में ही रहें। लेकिन अगर कोई महामारी ऐसी है कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में है और उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वो बार बार आती रहती है वहां पर, तो ऐसी जगहों को भी लोग छोड़कर चले जाते हैं। और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ापन, अगर कोई ऐसा है सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, या कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर सामाजिक रूप से लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, या आर्थिक रूप से पिछड़े में है, रोजगार के अवसर नहीं है,
अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, वहाँ की खाने कमाने का जरिया जो है वो बेहतर नहीं है, तो ऐसी जगहों को लोग छोड़कर चले जाते हैं। तो इन कारणों को हम पुश फैक्टर या प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है, जो किसी जगह को छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। प्लीज मैडम कुछ और ऐड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। जी सर, points are very clear. Push factors are those factors which will push you out of your region. Means they are negative things that are going on in your area which will push you out of that region. Now, what all negative things can happen in a region? It can be poor living condition. People are not getting employment opportunity. They are not getting good food or anything that is not making them happy. Then political turmoil means that there is political instability. People are fighting and there is lack of law and order, so people would not feel safe and they will move out of that area. Unpleasant climate means either it's too hot or too cold or too rainy or too dry, so people don't want to live in these areas. Natural disasters, it can be any natural disaster, volcanic eruption, earthquake or tsunami or anything. So people would prefer safe areas for their life and family, so they will not like to live in the areas prone to natural disaster. Then epidemics, like outbreak of disease, so people would move out of those areas where they feel threat to their life. And socio-economic backwardness, where they are not enjoying their life luxuries, nothing is available, or they are discriminated on the basis of caste or class, they will not like to live in those areas. So these are the negative factors that will encourage them to move to new areas. Thank you, sir. दूसरे तरह के जो फैक्टर हैं वो हैं अपकर्ष कारक, पुल फैक्टर, जो आकर्षित करते हैं किसी क्षेत्र में लोगों को आने के लिए। इन कारणों से आकर्षित होकर लोग आते हैं, जैसे काम के बेहतर अवसर। कोई जगह है जहाँ पर रोजगार के बहुत सारे अच्छे अवसर हैं, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, और वहाँ पर्यटन डेवलप हुआ है, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसमें रोजगार अच्छा वहाँ पर लोगों को मिल रहा है। तो ऐसी जगह जहाँ पर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलती है, तो वहां पर आकर लोग बच जाते हैं, इधर उधर से आकर बच जाते हैं। जैसे आप शहरों में देखते हैं कि गाँव से लोग बेहतर अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी में ही शहरों में आकर बच जाते हैं। दूसरी, रहने सहने की अच्छी दशाएं, जहाँ पर रहने सहने की अच्छी दशाएं हैं, आप कंडीशंस बढ़िया है, रहने सहने की शांति है, स्थायित्व है, ये सारी चीजें हैं, वहां पर लोग आकर बच जाते हैं। इसके अलावा जीवन और संपत्ति की सुरक्षा है, लोग अपने आप को सेफ समझते हैं, कानून के नजरिए से, स्वास्थ्य के नजरिए से, ये सारी चीजें वहां पर हैं, तो लोग वहां पर आकर बसते हैं। अनुकूल जलवायु, ये बहुत जबरदस्त फैक्टर है किसी क्षेत्र को प्रभावित करने वाला, कि लोग वहीं रहना ज्यादा पसंद करते हैं जहाँ उनके स्वास्थ्य के लिए जलवायु अनुकूल होती है। तो ये आपके 5 फैक्टर ऐसे हो सकते हैं कि जो किसी जगह को आकर्षित बनाते हैं, लोग इनसे अट्रैक्ट होकर उस जगह पर आते हैं। काम के बेहतर अवसर हैं, रहने सहने की अच्छी दशाएं हैं, शांति और स्थायित्व है, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा है, अनुकूल जलवायु। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं जनसंख्या को दूसरे क्षेत्रों से आकर बसने के लिए, और इनको कहा जाता है पुल फैक्टर या प्रवास के अपकर्ष कारक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, और दोनों भी आ जाते हैं, कभी कभी अलग अलग भी पूछे जाते हैं। प्लीज मैडम कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहें तो प्लीज कर सकते हैं। जी सर, बेटा चैट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहा है, पॉलिटिकल टर्मोइल। पॉलिटिकल टर्मोइल का मतलब है कि राजनीतिक अव्यवस्था है वहां पर। हो सकता है सिविल वॉर है, जहाँ पे जनता और सरकार एक दूसरे के आमने सामने है, या फिर देश में ही दो गुटों के बीच में लड़ाई है। किसी भी कारण से वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और इसीलिए लोगों को वहां पे सेफ नहीं लग रही है अपनी लाइफ, तब वो वहां से बाहर निकलना चाहेंगे। कुछ बच्चे इसमें ग्रुप में ये भी चैट कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई टीचर है या नहीं। बेटा आपकी हेल्प वहां पे वंदना मैम लगातार कर रही हैं, और वंदना मैम के मैसेज जो है वो कैपिटल लेटर्स में आपको सारे आंसर्स मिल रहे हैं। आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैम आपके आंसर्स लगातार देती जा रही हैं जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं। नाउ कमिंग टू दिस स्लाइड, pull factors of migration. Pull factors, अब push factors में we have seen those were the negative factors that are pushing people out of the region. Now there are certain areas that are very very pleasant to live in, so they have attraction or pull towards them, like magnet pulls iron. Similarly, these pull factors will attract people towards them.
These factors could be better job opportunities. You are getting good, handsome new salaries, so you will like to go to these areas. Then better living conditions, good house, good sanitation, good environment, park facility, transportation, anything that will make your life and living condition better. So people would like to live in these regions. Peace and stability, as I have discussed earlier, that for people, the most important thing is security of their own life as well as of their loved ones. So they will always want to settle in peaceful and stable area. Then security of life and property, the areas where law and order is in place, they can do their business, they can do their job, so they will like to live in those areas. Pleasant climate definitely is very important factor, where we see it's neither too hot nor too cold. People would like to live in moderate climate region. So these are the pull factor. Push factors will push you out of the region, and pull factors will attract you in a new region. So people who are coming out of, suppose, town A, due to push factor, they will get attracted to town B because of its pull factor. That is how migration is working. Thank you, sir. तो अब तक क्या सभी बच्चे संतुष्ट हैं कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 फैक्टरों पे हमने चर्चा की है? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। प्रवास के अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारकों पर भी हमने चर्चा की है। तो अगर ये आपकी समझ में आए तो क्विक हमें एक आंसर दें कि यस, ये समझ में आ गए हैं। अगर नहीं है, किसी को रिपीट करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए आप बोलें। फटाफट चैट बॉक्स में जल्दी यस और नो में आंसर दें, जिससे हम आगे बढ़ें। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं और बिल्कुल यस में आ रहे हैं, तो इसमें हमें आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे संतुष्ट हैं। थैंक यू। चलिए, अगला जो इसका हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हमें चर्चा करनी है, वो है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति। ट्रेंड्स कैसे कैसे है जनसंख्या बढ़ने का। पृथ्वी पर अब लगभग 7 करोड़ लोगों से अधिक लोग हैं। ये जो डाटा इसमें दिया हुआ है ये पुराना है। अब जो नया डाटा है वो 7 करोड़ से ज़्यादा, 7 अरब के करीब लोग धरातल पर हैं। और यहाँ तक पहुँचने में ये एक दिन में या कुछ दिनों का की वजह से नहीं है, एक लंबा टाइम, बहुत सारे टाइम इसमें बहुत लगा है। और ये एक जैसा नहीं रहा। इसमें कभी जनसंख्या बहुत धीरे-धीरे बढ़ी है, कभी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अगर हम इसके इतिहास को देखें तो पिछले 100 वर्षों में जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि आई है। जनसंख्या के इतिहास की इस कहानी को हम 3 भागों में पढ़कर आगे कर सकते हैं। पहले हम इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें कि इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या की वृद्धि किस प्रकार हुई है, तो इसको देख लेते हैं। दूसरे हम ये देखेंगे कि जनसंख्या का जो दुगना होने की दर है, ये कब-कब और कैसे-कैसे इसमें हुई है। और तीसरी है कि महाद्वीपों के हिसाब से किस महाद्वीप का योगदान कब-कब और कैसे-कैसे रहा है, क्षेत्रीय प्रवृत्तियाँ इसकी क्या रही हैं। तो 3 भागों में हम बाँट कर इसको हम कर सकते हैं कि ये जनसंख्या वृद्धि का ट्रेंड जो इतिहास के संदर्भ में क्या है, जनसंख्या वृद्धि को दोगुना होने में कब-कब कितना-कितना समय लगा है, और तीसरा कि क्षेत्रीय प्रवृत्तियाँ जनसंख्या वृद्धि की क्या रही हैं। तो 3 भागों में बाँट कर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो मैं पहला ये डाटा ले रहा हूँ, आपके सामने है। ये इतिहास के आईने में है जनसंख्या। हालाँकि ये कहीं इतिहास से प्रमाणित नहीं होता कि धरातल पर व्यक्ति का आगमन कब हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अब से 10 लाख साल पहले धरातल पर मानव की उत्पत्ति हुई और तब से ही जनसंख्या में वृद्धि होती रही है। तो इस जनसंख्या वृद्धि को हम अगर इतिहास के नज़रिए से देखें तो हम 4 भागों में बाँट के हम इसको कर सकते हैं। पहला जो जनसंख्या वृद्धि का काल रहा है वो प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। इस प्रागैतिहासिक काल का जो पीरियड है वो आदि काल से 4000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और इसके कोई ठोस प्रमाण हमारे पास जनगणना के नहीं है कि कितने लोग उस वक्त थे। कोई बिल्कुल तथ्यपरक बात हम इसके बारे में नहीं कह सकते। एक अनुमान के आधार पर ये कहा जाता है कि लगभग 53 लाख लोग, 53 लाख लोग के लगभग उस टाइम ये जनसंख्या रही है 4000 ईसा पूर्व तक। दूसरा जो इसका काल रहा है वो रहा है प्राचीन काल के नाम से। और प्राचीन काल में का जो टाइम माना जाता है वो 4000 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व तक का काल माना जाता है। और इसका भी कोई बहुत ऑथेंटिक, बहुत रिलायबल कोई सोर्स हमारे पास ऐसा नहीं है इतिहास में कि जो ये सिद्ध करे कि भी कोई जनगणना हुई हो या किसी का कोई डाटा इकट्ठा किया गया हो और उसमें जनगणना के सही आंकड़े मिले हो। लेकिन एक अनुमान तय 20 से 30 करोड़ आबादी संसार की मानी गई है। इसके बाद
जो आपका मध्यकाल है, मध्यकाल का टाइम रहा है 700 ईसा पूर्व से और आपका 1650 ईस्वी। इस टाइम में बहुत सारे सभ्यताएं विकसित हुई हैं, लोगों ने खेती करने सीख लिया है और धरातल पर बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। और जनसंख्या को जो देखते हैं, लगभग 55 करोड़ के आसपास की आबादी का अनुमान इस टाइम में लोगों ने लगाया है। 1650 के बाद से ये आधुनिक काल शुरू हो जाता है और आधुनिक काल में भी पिछले जो 100 वर्ष हैं, इनमें जनसंख्या बहुत तेजी से हमारी बढ़ी है। अगर इसको हम देखें, जनसंख्या की वृद्धि को देखें, तो 1650 के बाद से अब तक ही लगभग इसको 6-7 गुना होना, 6-7 गुनी जो जनसंख्या हुई है 55 करोड़ से, और इस 7 अरब तक जो पहुंची है, तो ये 1650 से और अब तक के दौर में आधुनिक काल में पहुंची है। ये टेबल आपके सामने है जो ये शो कर रही है कि 1750 तक मात्र 80 करोड़ लोग धरातल पर एक अनुमान तक बताए गए हैं। 1850 तक 100 साल में 1 करोड़ हुए हैं। फिर 1930 तक आते आते ये 2 करोड़ हो गए हैं, 200 करोड़ हो गए हैं, और इस तरह से ये 2011 में लगभग 7 अरब लोग इसमें हो गए हैं। तो ये हमें इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम जनगणना को देख लेते हैं। दूसरी बात, दूसरा जो इसका परिप्रेक्ष्य है, वो अब हम ये देखते हैं कि भी जनसंख्या को दुगना होने में क्या टाइम लगा है। तो 1810 के आसपास जनसंख्या 1 अरब हो गई है विश्व की, और इसमें लाखों वर्ष लगे। 1810 तक आते आते लाखों वर्षों का समय लगा और 1 अरब जनसंख्या हुई है। लेकिन 1 अरब से 2 अरब होने में 1930 तक केवल 120 साल लगे। तो लाखों वर्षों में 1 अरब हुई, और 1 अरब से 2 अरब होने में 120 साल लगे। फिर 2 से 3 अरब होने में मात्र 30 साल लगे, और 3 से 4 अरब होने में मात्र 15 साल लगे, और 4 से 5 अरब होने में मात्र 13 साल लगे, और 5 से 6 अरब होने में 11 साल, और 6 से 7 अरब होने में 12 साल। तो अब 11 के बाद से जनसंख्या में एक ट्रेंड दिखाई दिया कि इसके दुगना होने की अवधि अब बढ़ने लगी है। तो इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखा, और हमने ये भी देख लिया कि भी दुगना होने में कितना टाइम लग रहा। अब धीरे धीरे उस स्थिति में हम आने लगे हैं कि जनसंख्या के दोगुना होने का टाइम बढ़ रहा है। तीसरा अगर हम देखते हैं तो ये क्षेत्रीय स्थानिक प्रारूप देखते हैं। स्थानिक प्रारूप में जनसंख्या को जो हम देखेंगे तो महाद्वीपों का हमें इसमें योगदान देखना होता है कि 1650 से 1750 के बीच में अगर जनसंख्या को स्थानिक वितरण को अगर हम देखें तो एशिया और यूरोप में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। उस टाइम में अमेरिका में और अफ्रीका में तो बल्कि जनसंख्या घटी, अमेरिका में नाम मात्र की जनसंख्या। तो 1650 से 1750 का जो दशक है, इस दशक में जनसंख्या की जो वृद्धि है यूरोप में और एशिया में ज्यादा रही है, और बाकी महाद्वीपों में नाम मात्र की जनसंख्या रही है, और अफ्रीका में तो जनसंख्या इस दौर में घटी है। 1750 से 1900 के मध्य यूरोप और एशिया में जनसंख्या की वृद्धि दर धीमी रही है, लेकिन लोग प्रवास करके इन दूसरे महाद्वीपों में भी जाने लगे हैं और वहां भी जनसंख्या की वृद्धि तेजी से हुई है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि 1900 से और 2000 के बीच में जनसंख्या की वृद्धि बहुत तीव्र गति से हुई है। इसमें एशिया में लगभग 3 गुना लोग हो गए हैं, यूरोप में इस दौर में आके जनसंख्या घटने लगी है, उत्तरी अमेरिका में और दक्षिण अमेरिका में जनसंख्या में लगभग 4 गुना वृद्धि हो गई है। तो ये क्षेत्रीय प्रतिरूप हम जनसंख्या का इसमें दिखा सकते हैं। तो इस तरह से जनसंख्या की वृद्धि के प्रारूप को हम 3 भागों में बांट कर सकते हैं। पहले इतिहास के आईने में, फिर इसके दुगना होने के टाइम में, और फिर इसके क्षेत्रीय स्थानिक प्रारूप में। ये जो टेबल दिखाई गई है, इसमें यह शो किया गया है कि विश्व में जनसंख्या की जो अनुमानित वृद्धि है वो 1.2% है। इसमें अफ्रीका में इस टाइम 2.6, यूरोप में 0.1, उत्तरी अमेरिका में 0.8, और लैटिन अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका में 1.1, एशिया में 1.0 और ओशिनिया में 1.5। तो ये जनसंख्या का अनुमानित वृद्धि दर दिखाई गई है जो स्थानिक वितरण को स्पष्ट करती है। मैडम कुछ इसमें और एड ऑन करना चाहे तो प्लीज कर सकते हैं। सर वैसे तो पूरा बिल्कुल क्लियर था, एक क्विक रिकैप कर देते हैं इंग्लिश में। ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ. Trends in population growth, if we talk about, we can actually have 3 perspective or 3 point of view to describe the trends of population growth. First one is historical perspective, in which we will talk about the prehistoric period to the present. We have seen that population was really very low during prehistoric period.
Then it increased slightly with agricultural revolution. And only after industrial revolution, when there was steep increase in science and technology and medical facility, we see that population has increased like anything. And from that point till today, population is increasing world over. The second point of trends in population can be of doubling time of population. सर एक बार पीछे वाला टेबल दिखा देंगे, इससे पीछे वाला, अच्छा हाँ ये वाला ठीक है. From 1810 the population was 1 Arab. Now from that point, if you see the doubling time, first it was 120 years, then 30, then 15, then 13. So it is decreasing, and it is actually putting too much of pressure on our resources, and that is why we are concerned about growth of population. That is why we are studying about population growth and changes, because if population will keep on growing like this, then the time will come that the earth resources will not be sufficient for people. Similarly, continent wise also population increase or growth is different. Asia actually experiences too much of population growth because it has a very huge base of population. Similarly, we have different continents. So next wali slide dikha dijiye. We have different continents, like here Africa. The growth rate from 2010 to 15 is 2.6. But for the entire world it is 1.2. So it means Africa is above your world average. So this table shows us the spatial distribution of growth rate of population. So these are the three things that we need to understand in trends of population growth. Rest of the things sir has explained very well and in detail, so I am not repeating it in English. Thank you sir. अब हम इसका थोड़ा सा अगले चर्चा करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव क्या होता है। जनसंख्या बदलती है या परिवर्तित होती है या बढ़ती है तो इसका प्रभाव क्या होता है। देखिए, कोई भी देश एक सीमा तक तो जनसंख्या वृद्धि को सहन कर सकता है, लेकिन जब एक निश्चित स्तर के बाद वहां पर जो उसके रिसोर्सेज हैं उनके सहने की क्षमता से जनसंख्या ज्यादा हो जाती है तो समस्याएं उत्पन्न करती है, और इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं जिनको हम डेली टू डेली देखते भी हैं, क्योंकि हमारे देश में कुछ इसी तरह का हाल है कि हमारे रिसोर्सेज से जनसंख्या का जो स्तर है वो ज़्यादा है। तो हम बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ से वाकिफ हैं। फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ हम डिस्कस कर सकते हैं कि एक सीमा के बाद जब जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है तो वहाँ क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो पहला, संसाधनों का तेजी से तीव्र गति से ह्रास होता है। संसाधन बहुत तेज गति से घटने लगते हैं, वो उनका इस्तेमाल बहुत तेजी से होने लगता है, और जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए संसाधनों का बचे रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगला जो आने वाला फ्यूचर है हमारा वो संकट की तरफ जाने लगता है। तो संसाधनों का बहुत तेज गति से ह्रास होना, ये जनसंख्या के अधिक होने से सबसे पहली समस्या उत्पन्न होती है। बहुत सारी गंभीर बीमारियां, HIV जैसी घातक बीमारियां भी जनसंख्या वृद्धि की वजह से उत्पन्न हुई हैं, जो संसार के विभिन्न क्षेत्रों में जिनके रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं। तीसरा है बेरोजगारी और निर्धनता का विस्तार होता है। बेरोजगारी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, भुखमरी बढ़ती है और संसाधनों पर लोग का भार बढ़ता है। तो ये तीसरी प्रॉब्लम इससे उत्पन्न होती है। कुपोषण और खाद्य समस्याएं, खाने पीने की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कुपोषित बच्चे, उनको अच्छी तरह से भोजन नहीं मिल पाता, तो ये समस्या भी जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर निकल के आया हो, पर्यावरण का क्षरण। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है पर्यावरण तेजी से डिग्रेड होता जाता है। हाल के दिनों में अभी कुछ हमने देखा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद होने की वजह से पर्यावरण की गुणवत्ता में बहुत सुधार आया है इस लॉकडाउन की वजह से। तो जो हम अरबों खरबों रुपए खर्च करके दिल्ली के या आसपास के पर्यावरण को सुधारने पर नहीं कर पाए, वो एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी थोड़ा डाउन होने से हमारे पर्यावरण में सुधार हुआ है। लेकिन इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पर्यावरण का क्षरण जनसंख्या के ज्यादा होने से पर्यावरण का क्षरण होता है, संसाधनों का यूज ज्यादा होता है, इससे पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण रहने के लायक नहीं रहता। जनसंख्या का और आर्थिक विकास का विपरीत संबंध होता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है विकास अवरुद्ध होता है, विकास के अवसर कम होते जाते हैं, क्योंकि जो हम धन या जो टेक्नोलॉजी हम देश के विकास पर खर्च करना चाहते हैं वो हमारे खाने पीने पे, जनसंख्या के भरण पोषण पर खर्च होने लगती है। तो जनसंख्या के का और आर्थिक विकास का एक विपरीत संबंध पाया जाता है। तो ये विकास अवरुद्ध होता है जनसंख्या के बढ़ने से, और सामाजिक बुराइयां जन्म लेती हैं। ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, जनसंख्या बढ़ जाती है
तो बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स हमारी उत्पन्न हो जाती हैं और ये समाज को विकृति की तरफ ले जाती हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो जनसंख्या वृद्धि से दिखाई देती हैं और सबसे ज़्यादा जो इसका प्रभाव है वो पर्यावरण पर है, जो अब देखने के लिए आ रहा है और बार बार इसकी चर्चा भी होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और ये सब जनसंख्या से उत्पन्न ही समस्या है। प्लीज मैडम कुछ इसमें और ऐड ऑन करना चाहें तो करें। जी सर, एक डाउट सर पहले ले लेती हूँ। एक बच्चे का डाउट है कि हाउ इज डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेटेड। बेटा, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो पॉपुलेशन का सेंसस के थ्रू कलेक्ट करते हैं। ऐसे सिर्फ हमारी कंट्री नहीं, दुनिया के सारे देश अपने अपने लेवल पर पॉपुलेशन का डेटा इकट्ठा करते हैं। तो जैसे जैसे ये पॉपुलेशन का हमारे पास में डेटा इकट्ठा होगा, सपोज एक पॉइंट पर जो है 100 लोग थे, तो एक पॉइंट तक आते आते वो 200 हो जाएंगे, तो इसका मतलब वो डबल हो गए। तो इस पूरे डेटा को हम कंपाइल करते हैं इकट्ठा, और उससे हमें पता चलता है कि पूरे विश्व का जो है वो जनसंख्या डबल हुई या नहीं हुई। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि बहुत पुराने समय में हमारे पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं होते थे। उस समय पर हम एक सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, मगर अब तो सारे ही, लगभग सारे देशों में हर 10 साल में और कईयों में तो 5 साल में भी जनगणना होती है, और उसी के आधार पर ये डेटा हम कलेक्ट करते हैं। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया। इस स्लाइड के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज इज यूजुअली, it's not positive, because rapidly it is using the resources on earth. Resources, we all know, are limited, and if the number of people will keep on growing, these resources will not be available, and then there would be war for and competition for taking these resources, and we are seeing the countries are fighting for these resources. Then deadly viruses are coming. We are actually experiencing one. That is because of, the increase in population. We are eating whatever is available in our surroundings, and that has brought us in a difficult situation. Then increase in unemployment and poverty. Obviously, when there are more number of people, they will not get good employment opportunities, and when they are not getting good earning, then they have to live in a poor condition. Malnourishment and food problem are also associated with poverty. When they are not having income, how will they eat good nutritious food? So that will lead to health problem. Then degradation of environment is the biggest problem that we are facing, because we need more area for agriculture, we need more area for industries, for residential purposes. We are cutting trees, we are using maximum industrial products, so we are damaging each and every part of earth, and that is going to have a very bad consequences in the years to come. Then obstacle in economic growth, as we have discussed in the beginning of chapter, that human resource is resource only when they have good quality. If they are not of good quality, then they are going to create problems in economic growth, and they are going to be a burden rather than asset. Increase in social evil. Everyone would like to have a good life, but they will not get opportunities. So what they are going to do, they will indulge in antisocial activities like crime, they or different things that we see, when people are not getting good opportunities, either they are taking alcohol or they are doing some crimes. So that is going to increase with increasing number, because resources are limited. We need to think on these points. Yes sir. ओके, देखिए ये जो इसका कंपोनेंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन के इस चैप्टर में से 3 जगह से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अब तक आए हैं। एक तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला जो कारण है वो बहुत बार पूछे गए हैं। प्रवास के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया है, और जो बड़े क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन जनांकी के संक्रमण सिद्धांत, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। तो इसको थोड़ा सा देख लें। ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी है, जो बीच बीच में किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया भी था कि क्या है, तो इस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स इसमें कुछ यूज हुई हैं, तो आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो ये समझ में आ जाएगा। जनांकी के संक्रमण सिद्धांत का पढ़ना इसलिए जरूरी होता है कि ये किसी क्षेत्र की वर्तमान जनसंख्या का वर्णन करने के लिए और भविष्य की जनसंख्या पूर्वानुमान लगाने के लिए आवश्यक होता है। इसके द्वारा हम वर्तमान की जनसंख्या का वर्णन करते हैं और भविष्य में जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने में से सहायता मिलती है। तो इसलिए इसको हम पढ़ते हैं। ये सिद्धांत हमें बताता है कि एक समाज जो ग्रामीण है, कृषि से जुड़ा हुआ है, अशिक्षित है,
वो उन्नति करके कैसे औद्योगिक बनता है, साक्षर बनता है, और वो अशिक्षित से औद्योगिक और साक्षर होकर नगरीय आबादी में परिवर्तित होता है। तो ये जो चेंज होता है उसमें, इसको हम ट्रांजिशनल थ्योरी के अंतर्गत देखते हैं। उसमें एक के साथ साथ एक चेंज और होता है कि जो समाज ग्रामीण है, खेतीहर है और अशिक्षित है, वहाँ जन्म दर भी ऊंची है, मृत्यु दर भी ऊंची है। जब वो समाज उन्नति करके नगरीय हो जाता है, औद्योगिक हो जाता है, साक्षर बन जाता है, तो जन्म दर और मृत्यु दर निम्न हो जाती है। तो ये जो परिवर्तन होता है, ये एक साथ नहीं होता, ये अवस्थाओं में होता है। इस पूरे सिद्धांत को ही हम, इस पूरे चक्र को ही हम, अवस्थाओं के चक्र को ही हम जनांगीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। इसे सामूहिक रूप से जनांगीय संक्रमण सिद्धांत कहा जाता है। तो तीन बातें मैं इसको, तीन पॉइंटों में इसे बता रहा हूँ कि सिद्धांत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान जनसंख्या का वर्णन करने और भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए वो पढ़ते हैं। दूसरी बात ये सिद्धांत हमें बताता है कि जब एक समाज ग्रामीण है, देहाती, ग्रामीण मीन्स गांव में लोग ज्यादा रह रहे हैं, खेतीहर है मीन्स खेती कर रहे हैं, और अशिक्षित है, एजुकेशन कम है, इससे उन्नति करके वो नगरीय बनता है, औद्योगिक बनता है और साक्षर बनता है। तो उस प्रदेश में उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तन हो जाता है। उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। और ये परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होता है। इसी को सामूहिक रूप से जनांगीय चक्र कहते हैं। एक डायग्राम सा नीचे दिया हुआ है कि ग्रामीण, खेती और अशिक्षित समाज है, यह बदलकर नगरीय और औद्योगिक और शिक्षित होता है। इसके साथ साथ ही वहां एक चेंज और होता है कि वहां उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर परिवर्तित हो जाती है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। और ये परिवर्तन कई अवस्थाओं में होता है। इनको सामूहिक रूप से जनांगीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। तो प्लीज मैडम, इसमें और एड ऑन करना चाहे तो कर सकते हैं आप। सर नेक्स्ट स्लाइड में, हाँ जी ठीक है, थैंक यू सर। Demographic transition theory. Demographic transition theory is used to predict the future of population of any area. It is seen in world scenario that every country is having a path or a trend from agrarian societies to the urban societies. So we find that the people in a given region, right from the basic point, when they had a very basic technology, their birth rate was very high, then their death rate was very high. From that point, most of the societies will eventually go to urban industrial society, where their lifestyle would be good, their life expectancy would be high, and their birth rate, death rate would also come down. So these entire changes will happen in different stages, and we call it as a demographic cycle. I'll not take much time because we are not left with much, so we'll explain it with next slide. जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की कई अवस्थाएं हैं, क्योंकि इसको नोटेस्टीन और थॉमसन ने इसकी तीन अवस्थाएं बताई हैं। कार्ल रॉक्स और जीटी त्रिवार्था ने इसकी चार अवस्थाएं बताई हैं। आई थिंक सर का कुछ प्रॉब्लम आ गया है स्क्रीन में, सर ऑफलाइन हो गए हैं, सो आई एम टेकिंग ओवर। Okay, I'm taking it forward. Vandana ma'am, am I audible?
मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। एक मिनट, अब आ रही इनफैक्ट है? अब्रार सर की भी आवाज नहीं आ रही, किसी की भी आवाज नहीं आ रही है अभी। 15 मैम, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जूम पर आ रही है मैम, बट यू आर नॉट। हाँ, मेरे इससे ये स्क्रीन भी नहीं शेयर हो पा रहा है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप मुझे बताना कि वो विजिबल हो रहा है या नहीं। हाँ मैम स्क्रीन शेयर हो रही है। हो रहा है, दिखाई दे रहा है? अब इसमें आगे बोलूं तो सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी मैम स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ तो सुनाई दे रहा है वहां पे? हाँ जी यू आर ऑडिबल। चलिए हम आगे यहाँ से लेते हैं। स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को हमने 3 कैटेगरीज में यहाँ पर बांटा है। पहली कैटेगरी या पहली अवस्था हमारी वो अवस्था है जहां पर हम देखते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर, यहाँ पर देखिए ये जन्म दर और मृत्यु दर ये दोनों ही बहुत ज्यादा हाई हैं, और ये दोनों ही इतने ज्यादा ऊपर होने के कारण, दोनों में गैप ना होने के कारण वृद्धि दर बहुत ही कम है। यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी नहीं, और ये ऐसी सोसाइटीज हैं, ऐसे देश हैं जहां पर अभी भी काफी अर्थव्यवस्था जो है वो पीछे है। यहाँ पर बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और किसी भी तरह के यहाँ पे अभाव जो है वो जनसंख्या में देखे जाते हैं। इसके बाद में जब हम आगे की ओर चलते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर धीरे धीरे आप देखेंगे ये जो जन्म दर का जो ग्राफ है ये नीचे को आना शुरू हो रहा है, और ये मृत्यु दर का ग्राफ बिल्कुल ही नीचे आ गया है। इसका मतलब मृत्यु दर में एकदम से या डेथ रेट में एकदम से डिक्लाइन आता है, गिरावट आती है। और उसका जो बड़ा कारण है वो क्या है? क्योंकि यहाँ पर हमारी अब चिकित्सा सुविधाएं या मेडिकल फैसिलिटीज अचानक से बढ़ गई हैं, टेक्नोलॉजी में इंक्रीज हुआ है, और उस कारण मृत्यु दर के ऊपर हमने जल्दी से काबू पा लिया, मगर उतनी ही जल्दी से हम जन्म दर के ऊपर काबू नहीं पा पाए। और इसके कारण क्या हुआ, जन्म दर और मृत्यु दर में बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हो गया, और इससे जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि दर बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसको हम एक्सप्लोजन स्टेज बोलते हैं, मतलब यहाँ पे जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, और ये बहुत ज्यादा जो है देश के संसाधनों के ऊपर प्रेशर डालेगी। तो ये एक्सपैंडिंग स्टेज भी इसको हम बोलते हैं, सेकंड स्टेज को। धीरे धीरे जब हम इस सेकंड स्टेज के लास्ट तक आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका जन्म दर भी धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब लोगों को समझ में आने लग जाता है कि अगर उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए तो उनको अपने परिवार का आकार छोटा रखना पड़ेगा। तो इस कारण से जन्म दर भी धीरे धीरे मृत्यु दर के तरह नीचे आना शुरू होता है, और जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उसमें भी कमी आती है। और इसके साथ हम पहुंच जाते हैं तीसरी अवस्था में। ये जो थर्ड स्टेज है हमारी, ये थर्ड स्टेज बहुत इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज हैं, बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको दर्शाती है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा भी आ जाता है कि जन्म दर मृत्यु दर से भी कम चला जाता है, और नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। मतलब जितने लोग पैदा हो रहे हैं उससे ज्यादा लोग जनसंख्या में उनकी मृत्यु हो रही होती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ तक आते आते अब लोगों की देखभाल सरकार करने लगती है। यहाँ हम इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज तक पहुंच गए जहाँ पे अब बच्चों को बुढ़ापे के लिए सहारा नहीं माना जाता, बल्कि अब उनको हम लाइबिलिटी मानते हैं कि इन्हें पढ़ाना लिखाना, इनकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो उससे बेहतर है या तो आप परिवार बहुत छोटे रखें या आप परिवार बनाएं ही ना, ताकि बुढ़ापे के लिए आपको जो सहारा चाहिए वो गवर्नमेंट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ तक आते आते लोगों की सोच में परिवर्तन आता है। अब अगर हम पूरे विश्व को इन तीनों कैटेगरीज में बांटने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए पहली कैटेगरी में जो कुछ देश हैं उनमें आप बांग्लादेश का एक उदाहरण यहाँ पर देख रहे हैं। उसके साथ में वर्षा वनों के आदिवासी जो ग्रुप्स हैं, ये अभी भी बहुत पुराने ही टाइम के हिसाब से जी रहे हैं। अभी भी यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर, डेथ रेट, बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, और इसीलिए पॉपुलेशन ज्यादा नहीं बढ़ती है। इसके बाद में अगर हम सेकंड स्टेज में आते हैं तो यहाँ पर ज्यादातर आपके साउथ अमेरिकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज आ जाते हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी यहाँ पर है, पेरू है, श्रीलंका है, इवन इंडिया भी इसी स्टेज में से गुजर रहा है। तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है। इसके बाद में आप यहाँ पे उदाहरण देख रहे हैं, कनाडा, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये सारे वो देश हैं जो बहुत डेवलप्ड हैं, और इस कारण यहाँ पर जो है जनसंख्या बहुत जो है कम होती चली जा रही है।
इसके नेक्स्ट में यहाँ पर फीचर्स हैं, इन्हीं सारे जो हमारे अभी हमने बात करी जिन स्टेजेस की, उनके सारे फीचर्स हैं। एक बारी हम इनको फटाफट से देख सकते हैं। हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी, मतलब उच्च जन्म और मृत्यु दर। लार्ज फैमिलीज आर एसेट, क्योंकि ज्यादातर ये क्या थे, खेती वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं, कृषि अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो यहाँ पर ज्यादा हमें कौन से लोग चाहिए, जो खेतों में काम कर सके, इसीलिए बड़े परिवार को एक संपत्ति या एसेट माना जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा कम है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि लोग लंबा जीवन नहीं जी पा रहे हैं, और इसीलिए बड़े परिवारों की ज्यादा जरूरत महसूस होती है। लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, डेथ ड्यू टू एपिडेमिक एंड वेरिएबल फूड सप्लाई, यहाँ पे महामारियां भी अधिक हैं, और अनिश्चितता भोजन की बहुत है, मिलेगा भोजन नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद में सूडान, कोंगो, घाना, ये कुछ उदाहरण हैं जो यहाँ पर हमने दिए हैं। एक बारी हम चेक कर लेते हैं कि सर वापस आ गए हैं या नहीं। हाँ हेलो मैडम, मैं हूँ। हाँ जी सर, फिर आप कंटिन्यू कर लीजिए सर। ठीक है मैम। ओके, हाँ तो स्क्रीन शेयर के लिए आप सर आप कर लीजिए अपनी स्क्रीन शेयर, मैंने हटा दिया। आई थिंक फिर से कुछ प्रॉब्लम आया है सर। हाँ, या सर उसी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, नहीं आ रही, अब आवाज अब आ रही है। चलिए आप अपनी स्क्रीन रखें, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हेलो पूनम मैडम। सर स्क्रीन आपकी शेयर हो रही है। दिखाई दे रही है? हाँ जी सर, बट आपका ना लैपटॉप का वो फ्रंट वाला आ रहा है, अच्छा एक मिनट। पीपीटी नहीं आ रहा है। हाँ बस एक मिनट। सर क्लास एंड का मैसेज आ रहा है, तो हम एक बार सम अप कर देते हैं फटाफट, हाँ एक तो आप मिनट। कर दीजिए, आप कर दीजिए दोस्तों। बेटा आज जो हमने करा है डिस्कशन, उसको एक बार फटाफट सम अप करते हैं, बाकी कंटेंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले हमने पॉपुलेशन चेंज के बारे में बात करी, जिसमें नेचुरल ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और एक्चुअल ग्रोथ रेट की बात करी। फिर उसके बाद में हमने बात करी जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, मतलब डेथ रेट, बर्थ रेट और माइग्रेशन। और फिर हमने बात करी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, हम उसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। आई होप आप सबको सब कुछ ठीक से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसको ले सकें। थोड़ा सा टॉपिक अभी इस क्लास का रह गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अभी आपके साथ में हमने इसमें आगे डिस्कस करने हैं। थैंक यू सर, आगे आप देख लीजिए अभी। ओके मैडम, ठीक है, कहाँ तक हो गया था ये अपना? सर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थोड़ा समझाया ही था, स्टेजेस वाली स्लाइड अभी दिखाई नहीं थी। अच्छा चलिए, कल के बाद दिन नेक्स्ट में कर लेंगे। जी सर। थैंक यू। चैट में कुछ अगर डाउट्स हैं तो बच्चों को बोल दिया, चैट्स के लिए बोल दिया है। जी सर, बोला है चैट में डालने के लिए। ओके ओके, थैंक यू वंदना, और थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। Welcome, sir.